हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 के जो सॉल्यूशंस देख रहे थे, तो पिछले दो वीडियो में हम लोग उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम किए थे। फर्स्ट वीडियो में 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए गए थे, दूसरे वीडियो में 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए गए थे, और यहाँ से हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए, प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। आपका यदि फिजिक्स वीक है तो पहले एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को आप सही से सॉल्व कीजिए। बिना एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को ढंग से समझे हुए उसको सॉल्व किए बिना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये प्रॉब्लम नंबर 2.12 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा ट्रिक भी है, कंसेप्ट भी है इसमें। सो ये बोल रहा है कि ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. Calculate the work done in taking a small charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from a point P to a point Q via point R. ठीक है। सो यहाँ पर फिगर बना दिया गया है। देखो, ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपको एक्स एक्सिस है, और ये आपको वाई एक्सिस है, ये आपको जेड एक्सिस है। और जो चार्ज बोल रहा है कि 8 मिली कूलम इसके ओरिजिन पे रखा गया है, मीन्स कि जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0, वहाँ पर चार्ज Q1 रखा गया है, जिसका वैल्यू है 8 मिली कूलम। 1 मिली कूलम का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, 10 टू द पावर -3 कूलम। सो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। अब बोल रहा है कि दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यू है -2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। सो इसको मैं Q चार्ज से दिखाया हूँ। इसका वैल्यू है -2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। ये आपको निगेटिव चार्ज है। ये इनिशियली पॉइंट P पे था। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 003 सेंटीमीटर। मीन्स कि ये आपको जेड एक्सिस पर है, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। सो जेड एक्सिस पर ये आपको पॉइंट P से दिखाया गया। ये आपको ये डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। यहाँ से इसको हम पहले R पे ले जाते हैं, वाया का मतलब क्या हो गया, किस रास्ते से ले गए। सो वाया हम आपको R के थ्रू ले गए। सो पहले हम इसको R पे लाएं। R का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम लोग लाएं। अब ये देखो, इसमें जो x एक्सिस है इसका वैल्यू कितना है, जो x पर जो इंटरसेप्ट करेगा x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू है 0। इसका मतलब ये आपको YZ प्लेन में है। सो ये पॉइंट को बनाने के लिए मैं ये YZ प्लेन बनाया हूँ, और इसी YZ प्लेन पर ये पॉइंट को दिखाया गया है, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 069। देखो, एकदम पूरी फीलिंग आनी चाहिए कि कैसे हो रहा है, पॉइंट कहाँ पे है, चार्ज कहाँ से कैसे गया। फिजिक्स को जब तक फीलिंग के साथ नहीं समझोगे, फीलिंग के साथ सॉल्व नहीं करोगे, लर्निंग कम होगी। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट को भी समझना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से R के बाद ये Q पे लाया गया, जिसका कोऑर्डिनेट है 040। मीन्स कि इसमें केवल Y आपको एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो दिया गया है। क्लियर है। तो ये Y एक्सिस पे होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। देखो, वर्क डन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। आपको मालूम है कि वर्क डन, आपको यदि मैकेनिक्स का कंसेप्ट याद हो तो हम लोग एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक ले जाते थे। तो आप किसी भी तरीके से ले जाओ, इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ, किसी भी तरीके से ले जाओ, यदि कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो वर्क डन आपको क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अब ध्यान देना, क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा था आपको मालूम था। कंजर्वेटिव फोर्स आपको जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ कंजर्वेटिव फोर्स, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, आपको जो स्प्रिंग का फोर्स हुआ वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये सब जो भी फोर्स है ना, इसमें वर्क डन आपको पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। लेकिन जो भी आपको जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, लाइक फ्रिक्शन हो गए, ये सब में क्या होता है ना कि वो पाथ डिपेंड करता है वर्क डन। क्लियर है। तो आपको ना यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना है। तो बेसिकली इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वही वर्क डन हो जाएगा। सो आप लिखोगे फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो। For a conservative force, work done is equal to change in
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इनिशियली ये चार्ज यहाँ पर था, ये Q यहाँ पर था, Q1 यहाँ पर था, तो एक पोटेंशियल एनर्जी था जिसको हम लोग U1 बोल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इस चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक ले आए, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में दूसरा अंतर आ गया जिसको आप U2 बोल दिए। सो आपको सिंपली ये ना वर्क डन हो जाएगा U2 माइनस U1, बस और कुछ नहीं करना है आपको। क्या होगा? U2 माइनस U1। अब देखो कि U1 का वैल्यू क्या होगा, आपको U1 का वैल्यू निकाल लो। U1 का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि Q इंटू Q1 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर, 0.03। क्लियर है? आप समझे या नहीं समझे? ठीक है। वैसे ही U2 हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और ये डिवाइडेड Q1 डिवाइडेड बाई क्या है? 4 सेंटीमीटर, सो 0.04। सो आपको सिंपली ये करना है, U2 माइनस U1 वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से Q को कॉमन ले लिया, ठीक है। सो आप Q को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई 0.04 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई 0.03। डेट इज ये आपको पोटेंशियल है। ये जो Q1 चार्ज जो आपने सेंटर पर रख दिया ना, इसके कारण पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आया उसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है, जहां पर R ये डिस्टेंस है, ये हो गया आपको V1। वैसे ही यदि पोटेंशियल आप ये पॉइंट Q पर बात करोगे, इसको V2 बोलोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। सो इसको R1 बोल दो, उसको R2। सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो Q इंटू V2 माइनस V1, मीन्स कि Q चार्ज के बॉडी को यदि V2 पोटेंशियल पर ले जाया गया V1 पोटेंशियल से, तो जो वर्क डन होगा वही वो इसके इक्वल होगा, और यही आपको होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? समझ गए ना? सो अब सीधे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं फटाक से इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, आपको आंसर ला देता हूँ, फिर हम लोग अगला प्रॉब्लम देखेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आप कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 1/0.04 माइनस 1/0.03। अब तो बहुत आसान हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। सो एक चार्ज का वैल्यू है 8 मिली कूलम और दूसरे चार्ज का वैल्यू है -2 × 10⁻⁹ कूलम। सो 8 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय इंटू कितना हो जाएगा? 100/4 माइनस 100/3। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो 8 × 9 72 × 2 144, ठीक है, 144 विथ निगेटिव साइन, और ये हो जाएगा ये 10⁻+9 10⁻⁻9 कैंसिल आउट कर दिया, इंटू 10⁻³ और इंटू 100 आप कॉमन ले लो, 1/4 माइनस 1/3 डेट इज ये हो गया -14.4 इंटू 3 माइनस 4/12 डेट इज ये हो गया -14.4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 12 डेट इज 14.4 डिवाइडेड बाई 12 डेट इज ये हो जाएगा आपको 1.2। सो वर्क डन क्या होगा? 1.2 जूल। क्लियर है? सो आप लिखोगे therefore the work done in the process is 1.2 जूल। अब वर्क डन क्या होता है? ये पाथ से ये आपको इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। सो आप किसी भी रास्ते से ले जाओ इसको, आप P से Q पर किसी भी रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से ले जाओ, आप चाहो तो पूरी पृथ्वी घुमा करके ले आओ। ठीक है, ये चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये सिंपली डिपेंड करेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2.13, भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए क्यूब ऑफ साइड B हैज अ चार्ज Q एट
each vertices determine the potential and electric field due to charge array at the center of the cube. सो आपको इस सेंटर जो क्यूब है ना, ये क्यूब का फिगर बनाया गया है जिसका साइड बी है और इसके हर एक जगह पर क्यू, हर एक वर्टिसेस पर एक चार्ज क्यू रखा गया है। क्लियर है? सो ये पीछे वाला जो है ना, यहाँ पर भी आपको चार्ज क्यू रखा गया है, ये पीछे वाला जो साइड है। और इसके सेंटर पर आपको क्या निकालना? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना होगा। पोटेंशियल निकालना सबसे आसान काम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर निकालना है वहाँ से चार्ज का कितना डिस्टेंस है। सो ये आपको ये बेसिकली डिस्टेंस निकालना है। सो ये कैसे निकालोगे? आपको यदि इस पॉइंट पर पहुंचना हो तो आप कैसे पहुंच सकते हो? देखो, आप ऐसे से ऐसे जाओगे, ठीक है, और फिर नीचे नीचे आप चले जाओगे। सो ये डिस्टेंस क्या? ये डिस्टेंस आपको हो गया b/2। ये पूरा इसका साइड है b, तो ये डिस्टेंस हो गया b/2। और ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा। सो ये डिस्टेंस, फिर आप देखो, ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। सो ये भी है आपको b/2 और ये भी है b/2। सो ये डिस्टेंस आया आपको स्क्वायर रूट b² प्लस b² दैट इज स्क्वायर रूट 2b² दैट इज b/√2। ये डिस्टेंस आ गया। और ये डिस्टेंस भी फिर b/2 है, तो फिर से आप करोगे b² प्लस b² दैट इज 3b²/4। इसका आप स्क्वायर रूट लोगे। सो ये हो गया स्क्वायर रूट 3b/2। ये डिस्टेंस आपको निकल के आया। सो आप r का वैल्यू आया स्क्वायर रूट 3b/2। समझने में कोई भी दिक्कत हो, छोटा से छोटा, तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। क्लियर है? और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि थोड़ा भी आपको डाउट होता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? अब उसके बाद आपको पोटेंशियल यदि एक चार्ज के कारण निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। और ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है ना, ये सिंगल चार्ज के लिए है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हैं? हर एक वर्टिसेस पे एक चार्ज क्यू रखे गए हैं, मीन्स कि टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं, टोटल 8 चार्ज हैं। सो आप बोलोगे V टोटल एट सेंटर, ठीक है, V टोटल एट सेंटर क्या होगा? 1/4πε0 Q/r इंटू 8 और 1/4πε0 8Q। r का वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3b/2। सो क्लियरली ये हो गया 2, ये 4। सो ये हो गया आपको 4Q/ स्क्वायर रूट 3πε0b। ये हो गया v एट सेंटर। समझे या नहीं समझे? ठीक है, बहुत ही आसान था प्रॉब्लम। अब आपको नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, कभी भी कोई एक बॉडी के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो जहां पर चार्ज बॉडी के पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर, हर एक वर्टिसेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा 0 होगा। कैसे 0 होगा? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इस केस में सपोज करो कि ये वाले क्यू चार्ज के बारे में बात करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ लगाएगा। क्लियर है? तो वैसे ही इसका वर्टिकली अपोजिट जो चार्ज होगा, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है? वैसे ही यदि ये वाला है और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वैसे ही यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में लगाएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, फिर इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसके तरफ लगाएगा और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ लगाएगा। सो ऐसे करके ना ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वैसे ही आप सोचो, यदि स्क्वायर लो, ठीक है, यदि मैं एक स्क्वायर लूँ और इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर एक वर्टिसेस पर क्यू चार्ज रख दूँ और तब बोलो कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो इसके कारण इधर होगा, यहाँ पर के कारण इधर होगा, यहाँ पर के कारण इधर होगा, यहाँ पर कारण इधर होगा, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यदि मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, ये क्यूब के में तो आप बोल दोगे सीधे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रेक्टेंगल में होगा कि नहीं होगा? सो देखो, सो रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर का इससे जो डिस्टेंस है वही इससे है, सो ये इसके लॉन्ग होगा, ये इसके लॉन्ग होगा, कैंसिल आउट कर देगा।
इसके लॉन्ग होगा और इधर में इसके लॉन्ग होगा, तो ये भी कैंसिल आउट कर देगा। सो क्लियरली हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। सो आप बोलोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ड्यू टू 8 चार्जेस गेट्स कैंसिल, दिस इज बिकॉज द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द क्यूब। सो लिखो as the charges are distributed symmetrically डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगा, 0। सो एज द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू the center of cube, so the electric field is 0 at the center। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Problem number 2.14, two tiny sphere carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 cm apart. Find the potential and electric field। आपको दो पॉइंट पर निकालना है, पहला निकालना है उसके मिड पॉइंट पर और दूसरा निकालना है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। देखो ये बी पार्ट अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक करके समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें। देखो ये बोला है टीनी स्फीयर। टीनी स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, पॉइंट चार्ज की तरह। आपको ये जो चार्ज है ना, इसको स्फेरिकल चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करना है, आपको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। और यहाँ पर फिगर भी इसे ड्रॉ किया गया है, एक है 1.5 माइक्रोकूलम, सपोज करो मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा है 2.5 माइक्रोकूलम जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये 30 सेंटीमीटर का इनके बीच का गैप है। सो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसके सेंटर पे निकालना है। क्लियर है? मैं इसके सेंटर पर इसका डिस्टेंस, यदि टोटल डिस्टेंस को आप डी मान लो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2। यहां पर निकालना, ये पॉइंट मैं P बोल देता हूं। सो पहले पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालोगे तो पोटेंशियल को V से आप डिनोट कर रहे हो, सो VP हो जाएगा। एक चार्ज के कारण क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए चार्ज को मान लो ये बोलता हूं मैं QA, सो QA/D/2। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB डिवाइडेड बाई D/2। देखो पोटेंशियल के साथ क्या खासियत है कि ये स्केलर क्वांटिटी, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस निकाल लो और जोड़ दो, सम कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/D/2 QA प्लस QB। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 19 इंटू 10⁹9, ठीक है, और इंटू 2, डी का वैल्यू दिया गया 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर, और QA प्लस QB हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5, दैट इज 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 इंटू 10⁻6 कूलम। सो यही आ गया वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, और 10⁻9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा 10⁻⁴। डेट इज ये हो गया आपको 24 इंटू 10⁴। सो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। क्लियर है? सो आपने पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर, और डायरेक्शन का इसमें कोई सेंस नहीं होगा बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना होगा। सो ए आपको पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको आप बोलोगे EA, और ये बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, उसको बोलोगे आप EB। ठीक है, तो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी डायरेक्शन में होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, EB माइनस EA, बिकॉज EB का मैग्नीट्यूड ज्यादा है।
अब आप सॉल्व कर लो। देखो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी का मैं यूज़ कर लिया। उसी तरीके से ई बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। आप यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो इसको आप बोलोगे ए को बोलोगे आई कैप से, इसको बोलोगे माइनस आई कैप से। माइनस आई कैप मीन्स की निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई। आप लिखोगे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 2/d का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको क्यू ए माइनस क्यू बी। सो ये हो जाएगा क्यू ए माइनस क्यू बी एलोंग आई कैप हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको निगेटिव मीन्स कि माइनस आई के एलोंग आएगा, मीन्स कि माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर साइन से भी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो इसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा आपको d/2 है 0.15। सो हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर और क्यू ए माइनस क्यू बी हो गया आपको माइनस 2.5 माइनस 1 दैट इज माइनस 1.0 माइक्रोकूलम आई कैप। सो ये हो गया 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 15 × 15 × 10⁻⁻⁻4 × 10⁻⁻6 और आगे यहाँ पर कर दोगे माइनस आई कैप। ठीक है, अब हम लोग चूंकि डायरेक्शन समझ गए तो इसको छोड़ देते हैं। सो ये हो जाएगा आपको 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 15 × 15 × 10⁻⁴। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? देखो 3 × 9 3 × 5 15 3 × 5 15। सो ये हो गया, आप देख लो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 × 10⁵ और इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। सो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर और डायरेक्शन होगा अलोंग अ चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम टू 1.5 माइक्रोकूलम। सो आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from 2.5 microcoulomb to 1.5 microcoulomb is along चार्ज इसके लॉन्ग है। अब देखो यदि मान लो निगेटिव चार्ज होता है तब फिर क्या डायरेक्शन होता है वो भी थोड़ा आइडिया लगाओ। सो निगेटिव चार्ज होता है तो ये देखो ये सपोज करो -1.5 माइक्रोकूलम होता है तो यहाँ पर आपको इसी डायरेक्शन में होता इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और ये 2.5 रहता विथ निगेटिव साइन तो किस तरफ होता, इस तरफ होता। तो जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको इस तरफ होता है। सो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। अब आपको सेकेंड पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहा है कि ऐसे प्लेन में निकालिए जो कि इसके सेंटर पे हो और ना परपेंडिकुलर हो इस लाइन से 10 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे, मतलब यहाँ पर निकालिए या यहाँ पर निकालिए। तो हम लोग ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं और तब निकालते हैं पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान काम है, आपको इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, मीन्स कि ये डिस्टेंस पता होना चाहिए r, और आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का यूज कर दोगे एक के कारण। अब इस R का वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है। कैसे निकालोगे? देखो R का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। सो ये हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर
और ये 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपको, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 225 2.25 और बाहर में आ जाएगा 10⁻⁻1। समझे या नहीं समझे? देखो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, तो डेट इज हो गया 10⁻⁻2 हो गया यहाँ से, और प्लस उसी तरह से ये लिखा मैं 2.25 इंटू 10⁻⁻2, ये स्क्वायर रूट लिया, 10⁻⁻2 को मैं कॉमन लेकर के स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। समझे नहीं समझे? सो ये हो गया 1 प्लस 2.25 स्क्वायर रूट के अंदर में इंटू 10⁻⁻1। सो ये हो गया स्क्वायर रूट 3.25 इंटू 10⁻⁻1, और आपको मालूम है कि 1.8 को स्क्वायर करते हो तो आता है आपको 3.24। सो ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻1 डेट इज 0.18 मीटर। सो आर का वैल्यू आ गया 0.18 मीटर, और पोटेंशियल आपको यदि इस पॉइंट को मैं Q मानूं तो V एट Q हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, एक के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 0.18, और दूसरे के कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 0.18। सो इन दोनों को जोड़ोगे तो होगा 9 × 10⁹ और डिवाइडेड बाय 0.18, और ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5 माइक्रोकूलम डेट इज 4 माइक्रोकूलम, डेट इज 9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻, ये 9 है, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 18 10⁻⁻2। तो ये हो गया 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो गया आपको 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। क्लियर है? देखो कितनी आसानी से ये निकल गया। आपको पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो बहुत आसानी से निकल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और इसमें हम लोग कुछ चेंज करके भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रहे, एक निगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं पूरे को इरेज कर दिया हूँ ताकि हम लोग आराम से इसको समझें। देखो मुझे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ये आपको प्लस 1.5 माइक्रोकूलम के कारण निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? उसी तरीके से इसके लिए देखोगे जो प्लस 2.5 माइक्रोकूलम के लिए देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रेडियली आपको आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, वेक्टर सम निकालना है। ये यदि EB है, ये EA है, तो आपको निकालना है E नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। वेक्टरली आपको ऐड करना है। सो वेक्टरली ऐड करने के लिए आप ये तो ट्रायंगल लॉ का यूज़ करते हो या पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सो अब देखो कि इनके बीच का एंगल आपको मालूम करना जरूरी है। मैग्नीट्यूड पता करना होगा, इनके बीच का एंगल पता करना होगा, और आपको मालूम है कि दो वेक्टर यदि इनके बीच का एंगल सपोज करो कि थीटा हो, थीटा नहीं अल्फा बोलो, तो इसका जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस अल्फा। दो वेक्टर को जोड़ने का ये मेथड है, दो वेक्टर EA और EB को जोड़ने का ये मेथड है। क्लियर है? सो आपको मैग्नीट्यूड केवल निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना है। यदि डायरेक्शन भी निकालना होता तो आप कैसे निकालते? देखो आपको जैसा कि मालूम होगा कि एक वेक्टर यदि P है, दूसरा वेक्टर Q है, इनके बीच का एंगल यदि आप सपोज करो थीटा है, तो जो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड तो आपने जान ही लिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। और इस यदि ये एंगल सपोज करो θ1 बना रहा हो नेट वेक्टर P से, ठीक है, सो आपको tan θ1 होता है Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। क्लियर है?
सो ये बेसिकली फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। इनके बीच का एंगल आपको देखना होगा। सपोज करो ये एंगल आप थीटा मान लो, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये एंगल भी आपको थीटा हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल है। इस ये भी आपको 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। सो ये दोनों एंगल आपको क्या हो गया, आपको 2 थीटा हो गया। तो ये यदि 2 थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, सो ये भी एंगल दोनों क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आपको 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? सो ये वाला भी एंगल 2 थीटा है, ये एंगल भी आपको 2 थीटा हो गया। सो जो नेट इनके इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया वो हो गया 2 थीटा, जहाँ पर आपको ये tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10। अब हम लोग इस फॉर्मूला का देखते हैं। पहले हम लोग मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ये का हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो ये वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू QA हो गया 1.5 × 10⁻⁻6 और R का वैल्यू कितना है आपको ये मालूम है। R का वैल्यू आया था 18 सेंटीमीटर, दैट इज 0.18 मीटर आया था। सो ये हो जाएगा 0.18 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.416 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये आपने निकाल लिया। वैसे ही आप EB का वैल्यू निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई R स्क्वायर। R का वैल्यू दोनों केस में सेम है। सो ये हो जाएगा आपको 9 × 10⁻⁹ और 2.5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.18 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 0.69 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। आपने ये EB का वैल्यू निकाल लिया और E नेट का फिर वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 0.416 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर प्लस 0.69 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.416 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.69 10⁻⁶। ठीक है, अब ये हो गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे, देखो आपको cos 2 थीटा का वैल्यू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। और cos थीटा का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 18 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 10/18 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो इसको भी आप सॉल्व कर दोगे तो आपको cos 2 थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। सो इसको सॉल्व किया गया तो वैल्यू आया -0.38। सो cos 2 थीटा का वैल्यू आया -0.38। सो -0.38 अब डाल दो। सो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस हैं। आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले ले लोगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो एक ही बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इसका वैल्यू आप पूरा जब सॉल्व करते हो तो आता है 0.6 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको वेक्टर का जो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है उससे निकालोगे, जो मैं यहाँ पर बताया हूँ एंगल का। अब हम जो डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, और डायरेक्शन कैलकुलेट करने से पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ। सो आप देखो कि इस फिगर को फिर से बनाया गया है और यहाँ पर EA का वैल्यू है 0.416 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। EB का वैल्यू था 0.69 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। और आपको निकालना है कि जो E नेट या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको एंगल भी इसमें बताना होगा। क्लियर है। सो हम लोगों ने फॉर्मूला जो देखा था दो वेक्टर का, कि एक वेक्टर यदि P है, दूसरा वेक्टर यदि Q है, और इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो कि थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हम लोगों ने देखा था। और डायरेक्शन का फॉर्मूला देखा था tan अल्फा। यदि ये P से एंगल अल्फा बना रहा है, आप ध्यान दो, P से एंगल अल्फा बना रहा है तो आपको ऊपर में लेना है Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। जिससे एंगल बना रहा है वो केवल एक ही जगह आएगा यहाँ पर। क्लियर है।
ये चीज़ बस ध्यान रखिए आप। आपके बुक में आंसर दिया गया है आपको इस डायरेक्शन से एंगल का, मीन्स कि 2.5 माइक्रोकूलम से जो 1.5 माइक्रोकूलम की तरफ लाइन गई है बी से ए से जो एंगल बना रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। आपको बेसिकली ये एंगल निकालना है, क्लियर है। ये एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा नेट, क्लियर है। तो हमको थीटा नेट निकालना है। पहले हम लोग, अच्छा एक चीज बताओ कि ये जो ई नेट है वो इस लाइन के लॉन्ग होगा या ई बी के लॉन्ग टिल्टेड होगा या ई ए के लॉन्ग टिल्टेड होगा, किस तरफ घुमा हुआ होगा। आप थोड़ा आइडिया लगाओ तो सोचो। देखो ई ए का मैग्नीट्यूड कम है, ई बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी तरफ होगा। इसलिए मैं इसको हल्का सा टेढ़ा इस तरफ बनाया हूं, समझ गए। आप सपोज करो ये एंगल आपने अल्फा माना, ईबी से ई नेट यदि अल्फा एंगल बना रहा होगा तो tan अल्फा इस फॉर्मूला से आप लिखोगे तो क्या होगा, ये होगा ई ए। देखो आप देखते हो जिससे एंगल बस बना रहा है वो केवल एक जगह पर डिनोमिनेटर में आएगा। ई ए साइन, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, यदि ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो वैसे ही ये पूरा एंगल क्या था, 2 थीटा था। मीन्स कि ये दोनों आपको एंगल सेम था। ई ए साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ई बी प्लस ई ए कॉस 2 थीटा। बस आपको इसी को सॉल्व कर देना है तो आपको ये अल्फा का एंगल निकल जाएगा, क्लियर है। हम लोग निकालते हैं वैल्यू। आप देखो कि ई ए का वैल्यू है 0, मैं अभी 10.6 को अलग रख दे रहा हूं ताकि, क्योंकि वो अल्टीमेटली कट ही जाएगा, या मैं दिखाई दे रहा हूं 0.416 इंटू 10⁶, ठीक है, ई ए का हो गया। और साइन 2 थीटा आपने देखा था कि कॉस 2 थीटा हुआ था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके आपने निकाला था तो वैल्यू आया था -0.38, क्लियर है। वैसे ही मैं साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 15/18 और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 10/18। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा, ये 9 हो गया, ये 5, ये 3, डेट इज ये भी 5, ये 9। आपको ये हो गया 25/27। साइन 2 थीटा का वैल्यू आया 25/27। 25/27 डिवाइडेड बाई ई बी का वैल्यू है 0.69 × 10⁶ और प्लस ई ए का वैल्यू है 0.416 इंटू 10⁶ और कॉस 2 थीटा का वैल्यू है -0.38, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 10⁶ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लेस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.416 इंटू 25/27। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, 0.69 माइनस 0.158 और इसको जब सॉल्व कर दोगे आपको आएगा 0.385 डिवाइडेड बाई 0.532। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.7236, ठीक है। आप चाहोगे तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक इसको ले लिया 0.39, लेकिन उसमें आंसर ना एक्यूरेट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, क्लियर है। अब देखो कि अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 0.7236 और इसका वैल्यू आएगा आपको 35.884 डिग्री। ये अल्फा का वैल्यू आपने निकाला 35.884 डिग्री। मैं ये लिख देता हूं, क्लियर है। एक तो आपने निकाल लिया, अब आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला। तो देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपको 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल जो EB और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, EB और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो आप निकालोगे तो होगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। ये हो गया आपको 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा का एंगल तो आप आराम से आप निकाल ले सकते हो। आप देखो क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू है आपको 10/18 और थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 10/18। यहाँ से ये आ जाएगा
जाएगा 56.4 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू हो गया 56.4 डिग्री और 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको 33.6 डिग्री। सो बेसिकली जो थीटा नेट, ये जो पूरा एंगल है ना ई बी, ये जो ई नेट है, ई नेट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है उसका दो कंपोनेंट था, हम लोगों ने देखा था। एक कंपोनेंट था ये एंगल, और इस एंगल का वैल्यू हमने निकाला था 35.884, और दूसरा हुआ ये एंगल जिसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला 90 माइनस थीटा, डेट इज 33.6 डिग्री। सो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो एंगल का वैल्यू आ जाएगा, देखो जोड़ो तो इसका एंगल का वैल्यू आ जाएगा 4 और 8 और 4 और 9 और 6, 69.484 डिग्री। सो आप बोलोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 69.484 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 2.5 माइक्रोकूलम टू 1.5 माइक्रोकूलम। समझे या नहीं समझे? देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, बस सिंपल आपको फॉर्मूला का अप्लाई करना है, इसमें कंसेप्ट कोई ट्रिकी नहीं है, आपको बस फॉर्मूला का अप्लीकेशंस है, कैलकुलेशंस है। आप अप्रॉक्सीमेट लेकर के भी यदि एग्जाम में सॉल्व करोगे आपके नंबर लगभग पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। सो आप अप्रॉक्सीमेट लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट हम लोग फर्दर सीख लेते हैं। यदि मान लिया जाए कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज निगेटिव है, तब क्या होगा और कैसे निकालोगे। सो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं, हालांकि इस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। सपोज करो कि ये 1.5 माइक्रोकूलम होता और यहाँ पर ये होता -2.5 माइक्रोकूलम, और तब सेम इसी पॉइंट पर निकालना होता, तो कैसे निकालते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके कारण इस डायरेक्शन में है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री -2 थीटा। सो अब बस आप फॉर्मूला जो लगाओगे ना उसमें क्या हो जाएगा, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 180 डिग्री -2 थीटा, ठीक है। cos 180 डिग्री -2 थीटा कितना के इक्वल होता है, ये बताओ। ये होता है आपको -cos 2 थीटा के। सो क्लियरली जहां पर पहले cos 2 थीटा का वैल्यू आया था -0.38, अब -cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा +0.38। सो इस केस में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। सो देखो फिजिक्स को ना ऐसे ही आप विजुलाइज करके समझोगे, सॉल्व करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आप फिजिक्स को यदि बिल्कुल रटने के कोशिश में रहोगे, उसको सोचोगे कि बस उसको किसी से मैं रट करके उससे पीछा छुड़ा लूँ, तो फिजिक्स से ऐसे पीछा नहीं छूटता है। आप फिर इसको एंजॉय करो, लर्न करो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछो। और मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।